इस विशेष वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के कुछ हिस्सों के बारे में बात करेंगे। यहां हम इंक्लूजन बॉडीज के बारे में चर्चा करेंगे। हम झिल्लीदार विस्तारों के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम उन सतही विस्तारों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम इंक्लूजन बॉडीज को देखेंगे। तो इंक्लूजन बॉडीज वे संरचनाएं हैं जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार को हम रिजर्व मटेरियल कहते हैं और दूसरे प्रकार को हम गैस वैक्यूल्स कहते हैं। अब रिजर्व मटेरियल वह है जिसे बैक्टीरिया को कुछ भोजन संग्रहित करने के लिए आवश्यकता होती है और यह विशेष रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है और बैक्टीरिया के पास तीन प्रकार के रिजर्व मटेरियल होते हैं। पहले को फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, दूसरे को ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कहा जाता है और तीसरे को साइनोफिसिन ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। तो ये हैं रिजर्व मटेरियल। अब गैस वैक्यूल्स की बात करते हैं। गैस वैक्यूल्स केवल प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये नीले हरे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये पर्पल बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये ग्रीन बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो गैस वैक्यूल्स हमेशा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में ही पाए जाएंगे। इंक्लूजन बॉडीज के बाद हम झिल्लीदार विस्तारों पर आते हैं। अब ये झिल्लीदार विस्तार क्या होते हैं? अगर हम बैक्टीरिया की संरचना को देखें तो ये है, हम कहते हैं, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के विस्तार साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, तो ये बाहर नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। तो यह सेल मेम्ब्रेन इस तरह से विस्तार करेगी और इन विस्तारों को झिल्लीदार विस्तार कहा जाता है। ये झिल्लीदार विस्तार दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार मेसोसोम्स कहलाता है और दूसरा प्रकार क्रोमैटोफोर्स कहलाता है। मेसोसोम्स तीन रूपों में पाए जाते हैं। यह लैमेले के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, यह ट्यूब्यूल्स के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं, ये वेसिकल्स के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो यह मेसोसोम्स की संरचना है। अब मेसोसोम्स के कार्यों की बात करते हैं। मेसोसोम्स के 5 कार्य होते हैं। मेसोसोम का पहला कार्य श्वसन है। मेसोसोम का दूसरा कार्य स्राव सिक्रीशन है। तीसरा कार्य है सेल वॉल का निर्माण। चौथा कार्य है डीएनए संश्लेषण और उसका डॉटर सेल्स में वितरण। और अंतिम कार्य है कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह क्षेत्रफल को बढ़ाता है, साथ ही एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। तो ये 5 कार्य मेसोसोम्स के हैं। दूसरा झिल्लीदार विस्तार है क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स का एक ही कार्य है कि इनमें पिगमेंट्स होते हैं और इसी कारण ये उन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी सायनोबैक्टीरिया। तो ये झिल्लीदार विस्तार हैं। साइटोप्लाज्म के सभी भागों को कवर करने के बाद अब हम सतही संरचनाओं पर आते हैं। बैक्टीरिया में 3 सतही संरचनाएं होती हैं। फ्लैजेला मौजूद होता है, पाइली मौजूद होता है, फिम्ब्रिया मौजूद होता है। फ्लैजेला गतिशीलता से संबंधित है। तो अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला है तो बैक्टीरिया गतिशील होगा। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं है तो वह अचल गति रहित होगा। लेकिन पाइली और फिम्ब्रिया का गतिशीलता से कोई लेना देना नहीं है। अब संरचनाओं की बात करते हैं। फ्लैजेला एक लंबा बाल जैसा प्रक्षेपण है, तो हम कहते हैं कि यह सेल वॉल से निकला पतला तंतुमय विस्तार है। पाइली एक लंबी नली जैसी संरचना है और फिम्ब्रिया छोटे ब्रिसल्स झाड़ू के रेशों की तरह होते हैं जो सेल से बाहर निकलते हैं। तो ये तीनों की संरचना है। अब हम फ्लैजेला के विभिन्न भागों पर आते हैं। फ्लैजेला के 3 भाग होते हैं। एक फिलामेंट होता है जो मौजूद रहता है, फिलामेंट सबसे लंबा भाग होता है। फिर हुक होता है और तीसरा बेसल बॉडी होता है। बेसल बॉडी वह संरचना है जिससे फ्लैजेला उत्पन्न होता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी फ्लैजेला होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के फ्लैजेला की संरचना अलग होती है। अब बात करते हैं पाइली की। पाइली का कार्य यह है कि यह यौन पुनर्संयोजन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में मदद करता है, जिसे संयुग्मन कॉन्जुगेशन कहा जाता है। अब फिम्ब्रिया के कार्य की बात करें तो यह बैक्टीरिया को चट्टानों से चिपकने में मदद करता है जब वह किसी धारा में बह रहा होता है, और साथ ही यह होस्ट टिश्यू से भी चिपकने में मदद करता है। तो ये 3 सतही संरचनाएं हैं जो बैक्टीरिया में पाई जाती हैं।